वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं एक छोटी सी वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ जिसमें मैंने आपको नमक का दारोगा और वे आँखें इन पाठों की पुनरावृत्ति करवाने की कोशिश की है। मैं बहुत शॉर्ट में एक समरी के तौर पर पाठ नमक का दारोगा को आपके सामने रखती हूँ। इससे पूर्व आप विस्तृत वीडियोस के भी सर ने आपको दिए थे, उसमें आपको समझाया गया होगा कि नमक के दारोगा की विषय वस्तु क्या है या वे आँखें कविता का प्रतिपाद्य क्या है। तो मैं आज दोनों पाठों के जो सारांश हैं उनको आपके सामने रखूँगी। आप एक अवलोकन इसका करेंगे और उसके बाद आपको पूरा चैप्टर पढ़ना होगा। इसमें सूक्ति परक बहुत सारी व्याख्याएं हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो नमक का दारोगा जो है बेसिकली प्रेमचंद की एक ऐसी कथा है जिसमें ईमानदारी के महत्व को दर्शाया गया है। ईमानदारी अंत में विजयी होती है। सत्यमेव जयते का नारा देती हुई ये कहानी है जिसमें एक दारोगा है जो नया नया अपॉइंट हुआ है जिसका नाम है वंशीधर, और आलोपी दीन एक ऐसा व्यक्ति जो गैरकानूनी धंधे करता है और पुलिस को अपने साथ मिला लेता है कि इसकी इस काले धंधों की, इसके इस घपोलों की खबर वो पुलिस तक ना दे। ये नया नया अपॉइंट होता है वंशीधर। इसके पिता जन सामान्य की तरह ही सोच रखते हैं, जो सोचते हैं कि मासिक जो तनख्वाह मिलती है वो तो पूर्णमासी के चांद की तरह होती है, मिली और धीरे धीरे ख़त्म हो गई। असली आनंद तो ऊपरी कमाई यानी रिश्वत में ही है। जैसे मंदिर मस्जिदों में चढ़ावे चढ़ते हैं और पुजारियों मौलानाओं का घर समृद्ध रहता है, इसी तरह से रिश्वत से भी जो जितने भी कर्मचारी हैं उनका घर समृद्ध रहता है। ऐसी उनकी मानसिकता थी। और जब बेटे को नमक विभाग में नौकरी मिल जाती है तो बड़े खुश होते हैं, पर बेटा बिल्कुल विपरीत आदत का है। उसको नहीं पसंद है ये बेईमानी, ना तो वो स्वयं ये सब कुछ करता है और विरोध भी करता है। वहाँ पर आलोपी दीन की गाड़ियाँ हैं जो बिना टैक्स भरे रात में ये सब कर्मचारी रिश्वत लेकर के निकलवा दिया करते थे। जब नया दरोगा आता है तो वो रोक लेता है उन गाड़ियों को। आलोपी दीन तो शॉक्ड रह जाता है कि ये क्या हुआ, मैं तो सदा से ये करता चला आया था, ये कौन ईमानदार आ गया जो मेरा इसने गाड़ियाँ रोक ली। इसको बुलाता है, रिश्वत ऑफ़र करता है, काफ़ी सारे इसको लालच प्रलोभन देता है, पर ये नहीं मानता। और फाइनली ये क्या काम करता है, इसको पकड़वा देता है पुलिस से। अब पुलिस जब पकड़ के ले जाती है, इसकी गाड़ियाँ रुक जाती हैं तो मुकदमा होता है। मुकदमे में भाई पावरफुल व्यक्ति है आलोपी दीन, वो सारे जज को, सारे वकीलों को ख़रीद लेता है और केस उसकी तरफ चला जाता है। वंशीधर बेचारा ईमानदार होकर के भी केस हार जाता है। और जितना भी जनमानस 4 दिन पहले इसकी तारीफ़ कर रहा होता था, क्योंकि यहाँ पर लोगों की प्रवृत्ति दिखाई है कि उनका अपना कोई मत नहीं होता, जो जहाँ गंगा बह रही होती है वो उसी के साथ चल देते हैं। 2 दिन पहले वो इसकी तारीफ़ कर रहे थे कि देखो कितना ईमानदार दरोगा आया है, आलोपी दीन जैसे आदमी पर हाथ डाल दिया। और दूसरे ही पल जब आलोपी दीन जीत जाते हैं तो कहने लगते हैं कि देखो कैसा दरोगा आया था, इतने नामी गिरामी आदमी पर हाथ डाल दिया। इस तरह से फाइनली क्या दिखाते हैं कि आलोपी दीन केस जीत जाते हैं और जब गुस्से में फुंकारते हुए वापस आते हैं तो इसकी नौकरी भी ख़त्म करा देते हैं अपनी पावर से। इसकी सरकारी नौकरी चली जाती है, अपने घर आ जाता है। और वहाँ पर इसके पिता इसको बहुत डांटते डपटते हैं कि इतनी अच्छी नौकरी छोड़ आया तो। खैर रहने लगता है ये, इसको कोई अफसोस नहीं है, कि इसको लगता है मैंने जो किया ठीक किया। लेकिन बाद में ये दिखाते हैं आलोपी दीन का जो अंतर्मन है वो जागृत हो जाता है। वो स्वयं दुनिया से झूठ बोल लिए लेकिन उन्होंने अपने आप से झूठ नहीं बोल पाए और अंततः उन्होंने ये चीज़ कबूल कर ली कि गलती मेरी ही थी, वंशीधर की नहीं थी। और मन मन लज्जित होते हुए वो इसके यहाँ जाते हैं, ऑफ़र करते हैं कि जो मेरा प्राइवेट बिजनेस है उसके मैनेजर बन जाओ तुम। इसके पिता लालचवश उसका बहुत स्वागत करते हैं, पर वंशीधर ऐसा कोई विशेष उत्साह नहीं दिखाता और मना कर देता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल मैनेजर नहीं बन सकता तुम्हारे यहाँ। आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है जो आपके लेन देन का काम कर सके। तो आलोपी दीन लज्जित होकर कहते हैं मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल लोग देखे जो बिक जाते हैं, मैंने कईयों को ख़रीद कर देखा है और अंततः मैं समझ गया हूँ कि ईमानदारी का मोल क्या होता है। ईमानदार आदमी मिलने मुश्किल होते हैं।
फिर वो बहुत ज़्यादा मनाते हैं और हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम ही ऐसे योग्य व्यक्ति हो जो मेरे बिजनेस को संभाल सकता है। और बहुत अच्छे पैसों पर, सरकारी नौकरी से भी ज़्यादा बहुत मोटे पैसों पर उसको नौकरी पर रख लेता है। और वंशीधर आखिर में उनकी विनम्रता को देखते हुए तैयार हो जाता है। और यहाँ प्रेमचंद ने दृष्टिकोण अपनाया है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि आप सत्य का दामन पकड़ेंगे तो आपको अंत में कोई नुकसान होगा। सत्य की कहीं ना कहीं विजय होती ज़रूर है, ईमानदारी कहीं ना कहीं जीतती ज़रूर है। इसी गुड मॉरल के साथ इस कहानी का अंत होता है। तो बहुत सुंदर कहानी है, आप इसको पढ़िएगा। और दूसरी वे आँखें बहुत साधारण सी एक कविता है जिसमें कवि ने एक शोषित जो किसान है उसकी पीड़ा को दिखाया है कि किसान किस तरह से अपनी अच्छी स्थिति के बाद ख़राब स्थिति को प्राप्त होता है। क्योंकि आज़ादी से पूर्व ये उम्मीद की जाती थी कि आज़ाद भारत में किसानों की स्थिति अच्छी होगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि उनकी स्थिति पहले से अधिक बिगड़ गई। पहले फिर भी वह लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, उनको ज़मीन पूरी पूरी सौंप दी जाती थी सरकार द्वारा और कहा जाता था कि तुम इसको इस्तेमाल करो, इससे फसल उगाओ और जो भी कुछ हमारा नॉमिनल सा एक आय कर है, टैक्स है, वो जमा कर दो। तो एक तरह से किसान मालिक ही रहता था, वो खूब अच्छी फसलें करता था, उस पर कोई किसी का प्रेशर नहीं होता था और सुविधा अनुसार वो अपने टैक्स को पे करता था। पर व्यवस्था बदलने के साथ महाजन जब ये ज़मींदार लोगों का साम्राज्य हुआ आज़ाद भारत में, तो किसानों की दुर्गति और ज़्यादा बढ़ गई। इन लोगों ने अपनी ज़मीन पर किसानों से नौकरों की तरह काम कराया। ज़मीन के मालिक यही रहते थे। अब चाहे फसल हो या ना हो, इन्हें मजबूरन इन्हें टैक्स के रूप में कुछ ना कुछ पे करना होता था। जब फसल नहीं होती थी तो ये लोग उनके घर गिरवी रख लेते थे और सामाजिक अत्याचार भी ये करते थे। चूँकि वो गरीब थे इसलिए ये टैक्स ना देने के एवज में उनकी बहू बेटियों पर कुदृष्टि रखते थे, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे और लाठियों से इनके जो आदमी होते थे वो उनके बेटों को इस तरह से कभी कभी तो मारते थे कि उनकी मृत्यु तक हो जाती थी। तो इस कविता में कवि का हृदय जो है वो बहुत ज़्यादा दुखित होता है इन सबको देख करके, और वो इनकी आँखों को अंधेरी गुहा जैसा बताता है। गुफा जैसे गुफा में अंधकार के सिवाय कुछ नहीं होता, तो इनकी आँखों में भी नैराश्य, दुख, पुरानी यादें, यही सब कुछ इनकी आँखों में दिखाई है। तो कविता का जैसे शीर्षक है वे आँखें किसानों की आँखें हैं, जिनमें कभी अच्छे दिनों की तस्वीर कभी दिखाने की कोशिश करता है, जो उनके साथ अच्छा था, लहराते हुए खेत, पकी फसलें, समृद्ध वातावरण। फिर कभी कभी इनको वो दुस्वप्न भी दिखाता है जिनमें इनके बेटे की मृत्यु हो जाती है, जिनमें इनकी बहू बेटियों के साथ अत्याचार किए जाते हैं। यहाँ पर किसान की अनपढ़ मानसिकता भी दिखाई है कि वो वैसे भी दुखी है, लेकिन अज्ञानतावश भी वो नारी जाति का कोई बहुत ज़्यादा सम्मान करने वाला नहीं दिखाया गया है। और वो अपने ही स्वीकारता है कि जो बहू है उसके मरने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि स्त्री तो पैर की जूती होती है। हाँ, उसको दुख है अपने जवान बेटे के मरने का। तो इस तरह से किसान का अज्ञान, किसान का शोषण, किसान का दुख, यही सब इस कविता में उकेरा गया है। तो आप इसको पूरी तरह से पढ़ेंगे और इसको अच्छे से याद करेंगे, लाइन टू लाइन। इसके वर्ड मीनिंग भी आप याद करेंगे।